हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है के.सी. सिन्हा का एक्सरसाइज 19.13 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 कैसे बनेगा। 2x + 1 dx डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x - 3। इसी का हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा है? पार्शियल फ्रैक्शन के थ्योरी में हम लोगों ने यही देखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन वह तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी फलन को दो या दो से अधिक पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन हम लोगों को किसका करना है? 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x - 3। तो इसको हम लोग दो पदों के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे ये जरा हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग मानते हैं, माना 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू, इसमें हम लोग हर के गुणनखंड के हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शन मानते हैं। तो हर में दो गुणनखंड है तो इसके हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शन मानेंगे। तो इसके लिए हम लोग मानेंगे a डिवाइडेड बाई x + 2 इसके लिए, और x - 3 के लिए मानेंगे प्लस b डिवाइडेड बाई x - 3। इसमें एक गुणनखंड अगर और होता तो प्लस हम लोग c डिवाइडेड बाई जो गुणनखंड होता वो मान लेते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं कि 2x + 1 को यहीं छोड़ देते हैं और ये दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये दोनों डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई में अगर होगा तो x + 2 से x + 2 कटेगा तो बचेगा a इंटू x - 3 प्लस b इंटू, अब ये दोनों फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कौन कटेगा? तो x - 3 से x - 3 कटेगा तो यहाँ x + 2 बचेगा। अब इसमें से हम लोग x का मान कोई भी मान हम लोग रख सकते हैं। तो जब कोई भी मान रख सकते हैं तो अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या मान रखने पर ये गुणनखंड 0 के बराबर हो जाता है। तो इसमें अगर हम लोग x = 3 रख देते हैं तो ये गुणनखंड 0 के बराबर हो जाएगा। ये चॉइस हमारा खुद का है, हम लोग x का कोई भी मान दे सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग वो मान देते हैं ताकि ये गुणनखंड 0 के बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 1 इज इक्वल टू a इंटू, अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू, अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 + 2 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 6 + 1 7 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 3 + 2 5b। तो यहाँ से b बराबर हो गया 7/5। तो b का मान निकल गया। अब हम लोग x का एक मान और रखेंगे तो ये गुणनखंड तो हमारा 0 के बराबर हो गया। अब इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए x बराबर क्या रखा गया? तो जाहिर सी बात है कि -2 रखेंगे। तो पुट x = -2। तो अगर -2 यहाँ रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 × -2 + 1। देख लीजिए यहाँ 2 × -2 + 1 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ -2 रखेंगे तो -2 - 3 प्लस b इंटू, यहाँ अगर -2 रखते हैं तो -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। तो b इंटू 0 ये हो जाएगा -4 + 1 -3 इज इक्वल टू a इंटू -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू हो गया 3/5। तो यहाँ से a का वैल्यू भी निकल गया और b का वैल्यू भी निकल गया। अब a और b का वैल्यू हम लोग यहाँ अगर रख देते हैं तो क्या आता है? तो ये आता है 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x + 2। तो a का वैल्यू कितना निकला है? 3/5। तो 3/5 इंटू x + 2 प्लस b/x - 3 प्लस b का वैल्यू है 7/5। तो 7/5 इंटू x - 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। मतलब कि इसी फलन को हम लोग दो भाग में लिख दिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन वह तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी फलन को
दो या दो से अधिक भागों में व्यक्त कर सकते हैं। इसको नोट करिए। चलिए, अब इससे क्या फायदा हुआ ये जरा हम लोग देख लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने से हम लोग को क्या फायदा हुआ ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब इसी का यही इंटीग्रेशन हम लोगों को निकालना था, 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 × x - 3। और इसी 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 × x - 3 के जगह पे अब हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, I = तो अब हम लोग इसको लिखेंगे I = इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 3/5 × x + 2 प्लस 7/5 × x - 3 dx। तो I = 3/5 को अलग करिए, कांस्टेंट है ये बाहर निकलेगा, ये अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx/x + 2, 7/5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx/x - 3। अब I = 3/5, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया, dx/x, और dx/x का होता है log x, तो log x + 2 प्लस 7/5, ये भी हो जाएगा dx/x पर, तो log x - 3, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। चलिए, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। I = x dx डिवाइडेड बाई x - 1 x - 2 × x - 3। तो अब यहाँ पर भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इसको तोड़ेंगे, तो क्या मानेंगे, ये हमारा फलन कौन है, तो x डिवाइडेड बाई x - 1 × x - 2 × x - 3 इज इक्वल टू, इसके संगत x - 1 के संगत a/x - 1 प्लस x - 2 के संगत b/x - 2 प्लस x - 3 के संगत c/x - 3। ये पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग मान लिए। अब इस x को हम लोग यहीं छोड़ दिए, और ये तीनों जो है ये डिवाइड में है, तो बराबर के उस दूसरे तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये तीनों पदों से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू, अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 से x - 1 कटेगा, x - 2 × x - 3 बचेगा, प्लस b इंटू, अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x - 2 से x - 2 कटेगा, x - 1 × x - 3 होगा, प्लस c, अगर x - 3 से मल्टीप्लाई होगा c/x - 3 से, तो x - 3 से x - 3 कटेगा, क्या बचेगा, तो ये बचेगा x - 1 × x - 2। अब हम लोग बारी बारी से x का वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले इस गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 = a इंटू, ये गुणनखंड तो 0 के बराबर हो गया, b इंटू, यहाँ 2 रखिए, 2 - 1, यहाँ 2 रखते हैं तो 2 - 3 प्लस c इंटू, और यहाँ भी 2 रखेंगे तो इस 2 के चलते यहाँ 2 - 2 0 हो जाएगा, तो c × 0, ये हो जाएगा 2 = b इंटू 2 - 1, तो 1 हो जाएगा, और 2 - 3 -1,
इसका मतलब कि b बराबर हो जाएगा -2। इसको नोट करिए, b का वैल्यू निकल गया और अब एक वैल्यू और पुट करेंगे तो a का निकलेगा, फिर एक वैल्यू और पुट करेंगे तो c का निकलेगा। इसको नोट करिए। चलिए, तो अब यहां से पुट करेंगे, ये वाला गुणनखंड तो 0 के बराबर हो गया था। अब x बराबर यहाँ 3 रखते हैं। इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए x बराबर 3 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 = a × 3 रख देगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। b × यहाँ 3 रखेंगे तो इस x के जगह पर 3 रखेंगे तो इसके चलते ये 0 के बराबर हो जाएगा, प्लस c × यहाँ 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 3 - 1 और ये हो जाएगा 3 - 2, तो 3 = ये 0 और ये 0, बचेगा c। 3 - 1 हो गया 2, 3 - 2 हो गया 1, तो c = हो जाएगा 3/2। अब पुट करेंगे x = ये गुणनखंड तो 0 के बराबर हो गया था, ये गुणनखंड 0 के बराबर हो गया था, बच गया कौन, x - 1। तो x - 1 को 0 के बराबर करने के लिए x बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, x = 1, तो 1 = a × यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2, 1 - 3, प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो b, इसके चलते ये 0 हो जाएगा, प्लस c × यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से हम लोगों को किसका वैल्यू निकलेगा, a का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए, 1 = a × 1 - 2 -1, 1 - 3 - 2, तो a = ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा, तो a = हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा था x - 1 × x - 2 × x - 3, यही ना था, तो इसके जगह पर क्या माने थे, a/x - 1, तो a का वैल्यू कितना है, 1/2/x - 1, प्लस यहाँ था b/x - 2, तो b का वैल्यू हमारा कितना निकला है, b का वैल्यू निकला -2, तो -2 / x - 2 और प्लस c/x - 3 था, तो c का वैल्यू है 3/2, तो 3/2/x - 3। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ जाएगा। मतलब इस जो ये हमारा परिमेय फलन था, इस परिमेय फलन को हम लोग 3 भागों में व्यक्त कर दिए। इससे क्या फायदा हुआ कि अब ये भी इंटीग्रेशन के सूत्र पर आ गया, ये भी सूत्र पर आ गया और ये भी सूत्र पर आ गया। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो I = इंटीग्रेशन, इसी का इंटीग्रेशन निकालना था, तो अब इसके जगह पे ये लिख देंगे 1/2 × x - 1 -2/x - 2 प्लस 3/2x - 3 और ये हो जाएगा आपका dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, यहाँ बचेगा dx/x - 1, -2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, dx/x - 2 प्लस 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, dx/x - 3। और अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पर बैठा देंगे 1/2, ये हो गया dx/x, तो log x - 1 -2, ये भी हो जाएगा log x - 2 प्लस 3/2 log x - 3 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इसको नोट करिए। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 5 का सेकेंड। तो आइए जरा देखते हैं 5 का सेकेंड कैसे बनेगा। फाइव का सेकेंड I is equal to cos x dx divided by 1 minus sin x into 2 minus sin x। तो अब ये डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं टूटेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं, माना sin x बराबर z, और अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, z का dz by dx, dx को इधर लाइए तो cos x dx इज इक्वल टू dz। अब हो गया I इज इक्वल टू, देखिए cos x dx की जगह पर dz डिवाइडेड बाई 1 माइनस z की जगह sin x की जगह पर z, तो 1 माइनस z इंटू 2 माइनस sin x की जगह पर z। और अब ये जाकर के पार्शियल फ्रैक्शन पे टूटेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ने के लिए फिर प्रोसेस के हिसाब से हम लोग को क्या मानना होगा, माना यहाँ dz का गुणांक कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस z इंटू 2 माइनस z। यही ना परिमेय फलन है, 1 बाई 1 माइनस z इंटू 2 माइनस z। तो इसके बराबर क्या मानना होगा, तो 1 माइनस z के संगत a बाई 1 माइनस z प्लस 2 माइनस z के संगत b बाई 2 माइनस z। यही प्रोसेस है हमारा। अब 1 को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं और 1 माइनस z इंटू 2 माइनस z दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो a इंटू ये 1 माइनस z से कटेगा 2 माइनस z प्लस b इंटू ये 2 माइनस z से कटेगा 1 माइनस z। और अब हम लोग पुट करेंगे 2 माइनस z है तो z बराबर क्या पुट करने से ये 0 आएगा, तो z बराबर 2 पुट करने से 0 आएगा। तो पुट करेंगे z बराबर 2, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 माइनस 2। इसको हल करेंगे तो b बराबर आ जाएगा -1, तो b का मान निकल गया। अब अगला स्टेप में z बराबर यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, इसको नोट करिए। चलिए तो अब नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे, इसको 0 के बराबर करने के लिए 1 माइनस z को 0 के बराबर करने के लिए z बराबर 1 पुट करना पड़ेगा। तो z बराबर 1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 प्लस b इंटू ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जगह पर अब क्या लिखेंगे, 1 बाई 1 माइनस z इंटू 2 माइनस z बराबर a बाई 1 माइनस z। तो a के जगह पर है 1 बाई 1 माइनस z और b बराबर है -1, तो -1 बाई 2 माइनस z। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब सॉल्व करके अलग से देख लीजिएगा, इसका मान और इसका मान दोनों बराबर आएगा। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, यही ना था, इतना dz था, तो इसके जगह पर ये लिख देंगे 1 बाई 1 माइनस z माइनस 1 बाई 2 माइनस z dz। अब अलग अलग इसको हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई 1 माइनस z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई 2 माइनस z। अब ये कौन फॉर्मूला पर आ गया, dx बाई x पर, और dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है 1 बाई x। तब डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर इसको पुट कर देंगे।
तो ये हो जाएगा I इक्वल टू डी जेड बाई 1 माइनस जेड। तो बताइए कि यहाँ x का काम कौन कर रहा है, dx बाई x के रूप में अगर इसको हम लोग सेट करेंगे तो x का काम कर रहा है 1 माइनस जेड, तो इसका होता है log 1 माइनस जेड। यहाँ पर एक काम और करना होगा कि z के गुणांक से भाग देना होगा, तो z का गुणांक कितना है -1, तो बाई -1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा log 2 माइनस जेड, और यहाँ भी z के गुणांक से z का गुणांक ये -1 है, ये -1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जनरली ये z के गुणांक से डिवाइड करने वाला जो प्रोसेस है ये छूट जाता है बच्चों से, इंटीग्रेशन वो कर देते हैं लेकिन z के गुणांक से डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसको ध्यान देना। तो I इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो इसको पहले लिख देते हैं log 2 माइनस जेड, और ये प्लस और माइनस log 1 माइनस जेड, ये आ जाएगा log m माइनस log n के फॉर्मूला पर, तो ये होता है log m माइनस n, log m माइनस log n, तो log m बाई n होता है, तो 2 माइनस जेड बाई 1 माइनस जेड प्लस c, और अब हम लोग z का वैल्यू रख देंगे 2 माइनस, और z के जगह पर क्या माने थे हम लोग sin x, 1 माइनस sin x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो 1 to 6 तक जो होमवर्क मैंने दिया था उसमें जो भी डाउट बच्चों का था वो डाउट मैंने बता दिया है, और अब 7 के टाइप का एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, और 7 नंबर आप लोग खुद से बनाइएगा। 7 में 4 तो सवाल है 1 2 3 4 करके, और चारों एक ही टाइप का सवाल है, तो उससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए और एक्सरसाइज का सवाल खुद से बनाइए। तो आइए जरा देखते हैं वो एग्जांपल कौन सा है 7 के टाइप का एग्जांपल। I इक्वल टू dx बाई x इंटू एक्स का पावर 7 प्लस 1, इसी के टाइप का 7 नंबर में जो प्रॉब्लम है वो है। तो इस एग्जांपल को जरा समझिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये जो x का पावर 7 प्लस 1 है इसको z मानिए, x का पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू z, और अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7 इंटू एक्स का पावर 6, और z का हो जाएगा dz बाई dx, ये dx को इधर लाइए तो x का पावर 6 dx इज इक्वल टू dz बाई 7, ये 7 इधर आ जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो x का पावर 6 तो पहले से है, x से मल्टीप्लाई कर दिए और x से डिवाइड कर दिए, और ये dx तो है ही इज इक्वल टू dz बाई 7। इससे क्या फायदा हुआ कि x का पावर 6 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा x का पावर 7 dx बाई x इज इक्वल टू dz बाई 7, और इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट से x के पावर 7 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए x का पावर 7 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं z माइनस 1, तो ये जो x का पावर 7 है इसके जगह पर z माइनस 1 dx बाई x इज इक्वल टू dz बाई 7, कहाँ से आया, समीकरण 1 से। और अब हम लोग क्या करेंगे कि dx बाई x को एक तरफ छोड़ दीजिए और z माइनस 1 को दूसरे तरफ लेके जाइए, तो dz बाई 7 इंटू z माइनस 1, इससे क्या हुआ कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x, और इस dx बाई x के जगह पर dz बाई 7 इंटू z माइनस 1, और ये जो x का पावर 7 प्लस 1 है इसके जगह पर z, ये z होगा। और अब 1 बाई 7 को हम लोग बाहर निकालेंगे, 1 बाई 7 बाहर, dz बाई z माइनस 1 इंटू z, और अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, 1 बाई z माइनस 1 इंटू z, इसको दो भाग में हम लोग तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। इसको पहले आप लोग नोट करिए, 1 बाई 7 तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा,
अब आइए देखिए, अब यहां से पहले इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये dz का गुणांक कितना है 1, तो 1 बाई z माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई z माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई z, और ये 1 को ऐसे ही छोड़ते हैं a इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो z माइनस 1 से z माइनस 1 कटेगा, तो ये हो जाएगा a इंटू जेड प्लस b इंटू यहाँ z से z कटेगा z माइनस 1 होगा। और अब एक बार पुट करेंगे z बराबर 0, क्योंकि इस गुणनखंड को जो z है इसको 0 के बराबर करने के लिए z बराबर 0 पुट करेंगे, तो 1 बराबर a इंटू 0 प्लस b इंटू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर आ गया माइनस 1। और अब हम लोग पुट करेंगे इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए z बराबर 1 पुट करेंगे, तो 1 बराबर a इंटू जेड के जगह पर 1 प्लस b इंटू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर आ गया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस 1, a बाई जेड माइनस 1 है तो a का वैल्यू है 1 बाई जेड माइनस 1 प्लस b बाई जेड, और b का वैल्यू निकला है माइनस 1, तो माइनस 1 बाई जेड। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये और ये दोनों इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि अब हमारा ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया। देखिए कैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर ये आ गया। तो ये हमारा हो गया i इक्वल टू, देखिए यही इंटीग्रेशन हम लोगों को निकालना था, तो 1/7 तो बाहर हो गया, 1/7 बाहर हो गया, और ये था dz बाई z माइनस 1 इंटू जेड, तो 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड को हम लोग लिख देंगे 1 बाई जेड माइनस 1 माइनस 1 बाई जेड, तो ये हो जाएगा 1 बाई जेड माइनस 1 माइनस 1 बाई जेड, और dz इंटीग्रेशन 1/7 को बाहर करिए, अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, तो dz बाई जेड माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन dz बाई जेड, i इक्वल टू 1/7, ये हो जाएगा log z माइनस 1 माइनस dz बाई जेड का log z, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं 1/7, ये आ जाएगा log m माइनस log n पर, तो log m माइनस log n का होता है log m बाई n, तो log z माइनस 1 बाई जेड प्लस सीधे देते हैं, और आंसर अब हम लोग z के पद में नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि z हमारा खुद का माना हुआ है। तो अब हम लोग समीकरण 1 से z का वैल्यू रख देते हैं, तो i इक्वल टू 1/7 log, और z बराबर आप क्या माने थे, z बराबर आप माने थे x का पावर 7 प्लस 1, तो z के जगह पर x का पावर 7 प्लस 1 माइनस 1, और डिवाइडेड बाई इस z के जगह पर x का पावर 7 प्लस 1 प्लस c, ये 1 प्लस में और माइनस में कट गया, 1/7 log, यहाँ से हो जाएगा x का पावर 7 डिवाइडेड बाई x का पावर 7 प्लस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो 7 नंबर का जो भी सवाल है वो सब इसी पे आधारित है, तो आप 7 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। और अब 8 नंबर क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, i इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई e का पावर x माइनस 1। ये भी डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में अभी नहीं है,
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना e का पावर x इज इक्वल टू जेड, इसको मानिए समीकरण फर्स्ट और इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, तो dx इज इक्वल टू dz बाई e का पावर x को नीचे लाइए, e का पावर x, तो ये हो जाएगा dz बाई e का पावर x की जगह पर z, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा dx, तो dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dz बाई जेड इंटू e का पावर x माइनस 1, तो e का पावर x की जगह पर z माइनस 1। और अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का तरीका है, माना dz का गुणांक यहाँ कितना है 1, तो 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई जेड, जेड के संगत a बाई जेड होगा प्लस b बाई जेड माइनस 1। इस 1 को जो करते हैं छोड़ेंगे, ये दोनों को उधर ले जाएंगे, तो a इंटू ये z से z कैंसिल होगा, तो z माइनस 1 बचेगा, b इंटू z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल होगा, तो z बचेगा। पुट करेंगे, इसके लिए z बराबर क्या पुट करना होगा, इसको 0 के बराबर लाने के लिए z बराबर 1, तो 1 बराबर a इंटू 0 प्लस b इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 1। इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए z बराबर 0 पुट करेंगे, तो 1 बराबर a इंटू, यहाँ 0 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0, इसको सॉल्व करिएगा तो a बराबर आ जाएगा माइनस 1। मतलब अब यहाँ पर a के जगह पर क्या दे देंगे, माइनस 1 बाई जेड प्लस b के जगह पर 1 बाई जेड माइनस 1। इसको नोट करिए। तो अब हो जाएगा, देखिए 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1, यही ना है, इज इक्वल टू 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई जेड, तो a के जगह पर है माइनस 1 बाई जेड प्लस b बाई मतलब 1 बाई जेड माइनस 1, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना था, तो इसको लिख देंगे माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 dz, अलग अलग इंटीग्रेशन करिए, माइनस बाहर निकल जाएगा, dz बाई जेड प्लस dz बाई जेड माइनस 1 माइनस dz बाई जेड मतलब हो गया log z प्लस log z माइनस 1 प्लस c। अब आंसर हम लोग z के पद में नहीं दे सकते हैं, माइनस log z के जगह पर हो जाएगा e का पावर x प्लस लॉग यहाँ भी जेड की जगह पर e का पावर x माइनस 1 प्लस सी। एक स्टेप और हम लोग बढ़ाएंगे, ये जो पावर x है ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस x, क्या बचा लॉग e प्लस लॉग e का पावर x माइनस 1 प्लस सी। और अब लॉग e का वैल्यू होता है 1, तो i इक्वल टू जो हमारा आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस एक्स तो रहेगा ही, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो 1 को नहीं लिखेंगे, प्लस प्लस लॉग ई का पावर x माइनस 1 प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए, यहाँ पर लिखिएगा नोट में, तो आप लिख सकते हैं कि लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि इस लॉग में क्या छुपा हुआ है, बेस ई छुपा हुआ है। तो 8 के जैसा ही हमारा 9 और 10 है, 8 का फर्स्ट के जैसा 9 भी है 10 भी है, और 11 जो है वो थोड़ा अलग है। तो 11 के टाइप का मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ताकि 11 नंबर और 12, 13, 14 ये सब आप लोग खुद से बनाइए।
तो एक एग्जांपल देख लीजिए 11 के टाइप का। डायरेक्ट मैं 11 नंबर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग खुद से सवाल को बनाइए, सीखिए, और जब नहीं बने तो हमसे पूछिए। तो एक एग्जांपल है 11 के टाइप का, वो है 3x - 5 dx डिवाइडेड बाई 3x - 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कैसे मानेंगे? तो माना 3x - 5 डिवाइडेड बाई 3x - 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक रैखिक गुणनखंड है, x - अल्फा के रूप का है। तो इसके संगत जो पार्शियल फ्रैक्शन माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? a/3x - 2, a/x - अल्फा। और ये किस रूप का है? ये है x - अल्फा का होल स्क्वायर। तो प्लस, आप याद करिए कि अगर x - अल्फा के होल स्क्वायर के रूप में अगर कोई गुणनखंड होता था, हर का गुणनखंड, तो उसके संगत हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे मानते थे? तो b बाई, पहले हम लोग x + 1 का पावर 1 लेंगे, x + 1 का पावर 1 प्लस c बाई x + 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर x + 1 का पावर q होता तो हम लोग 1 से शुरू करते x + 1, फिर अगला x + 1 का स्क्वायर, और एक स्टेप और बढ़ाते x + 1 का q। अगर यहाँ x + 1 का पावर 4 होता तो भी हम लोग 1 से शुरू करते, पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3 और प्लस पावर 4, यही तरीका होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 3x - 5 को यहीं छोड़ देंगे, और ये दोनों जो गुणनखंड है उधर जाएगा, तो a इंटू, बताइए 3x - 2 3x - 2 से कटेगा तो x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b इंटू, यहाँ देखिए x + 1 से एक x + 1 कटेगा, x + 1 का होल स्क्वायर है, तो एक x + 1 कटेगा, लेकिन एक x + 1 तो रहेगा ही, तो बचेगा क्या? तो ये हो जाएगा 3x - 2 इंटू x + 1। यहाँ पर x + 1 से एक ही कटेगा, ये पावर 2 में है, तो एक तो बचेगा ही, प्लस c इंटू, अब यहाँ पर है x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो बचेगा 3x - 2, 3x - 2। और अब हम लोग बारी बारी से x का वैल्यू पुट करेंगे। तो बताइए कि इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए x बराबर क्या पुट करना पड़ेगा? तो x बराबर -1 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 × -1 - 5 इज इक्वल टू a इंटू -1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, b इंटू, बताइए यहाँ अगर -1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और इसके 0 होने की वजह से पूरा 0 हो जाएगा, b इंटू 0 प्लस c, यहाँ -1 पुट करिए तो ये हो जाएगा -3 - 2, इसका मतलब कि ये हो जाएगा -3 - 5 -8 इज इक्वल टू, ये 0 और ये 0, -5c, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब c बराबर हो गया 8/5। तो अभी तक हमारा सिर्फ c का वैल्यू निकला है, अब आगे वैल्यू और हम लोग निकालेंगे, इसको नोट करिए पहले। चलिए, तो अब हम लोग अगला वैल्यू क्या पुट करेंगे? देखिए ये गुणनखंड तो हमारे 0 के बराबर हो गया था x + 1, अब बच गया कौन? 3x - 2। तो 3x - 2 0 के बराबर कब होगा? x बराबर क्या रखने पे ये 3x - 2 जो है वो 0 के बराबर होगा। अगर ये डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करिए कि पहले इसको 0 के बराबर करिए। तो 3x - 2, क्योंकि हम लोगों को इस गुणनखंड को 0 के बराबर करना है, तो 3x - 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2/3। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अगर हम लोग x बराबर 2/3 पुट करेंगे तो ये गुणनखंड 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे x = 2/3,
इसी में पुट करना होगा 3 इंटू 2/3 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के जगह पर 2/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2/3 पुट करेंगे तो ये गुणनखंड 0 के बराबर होगा और इसके चलते पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। c इंटू ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस 5 माइनस 3 a इंटू इसको सॉल्व करिएगा एलसीएम लेकर के तो 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर 25 3 का स्क्वायर 9 तो a इक्वल टू हो जाएगा -27/25। तो a का वैल्यू निकल गया -27/25 और c का वैल्यू निकल गया था 8/5। अब क्या बच गया d। तो आप ये बताइए कि इस गुणनखंड में दो ही तरह का इस समीकरण में दो ही तरह का गुणनखंड था, एक था x + 1 और दूसरा था 3x - 2, बाकी तीसरा गुणनखंड नहीं है। तो अब x का वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो अब ये कोई भी गुणनखंड 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि भले पावर 1 था पावर 2 था इस गुणनखंड का x + 1 का होल स्क्वायर, लेकिन गुणनखंड तो x + 1 ही रहेगा ना। तो अब ये कोई भी वैल्यू पुट करने पर अब ये 0 के बराबर नहीं आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x का कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे जो हम लोग को समझ में आता है। तो जो आसान वैल्यू है जिससे कैलकुलेशन आसान होगा वो कौन है? जाहिर सी बात है कि x बराबर 0 है। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखिए 0 पुट करिएगा तो ये आ जाएगा -5 a इंटू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस b इंटू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस c इंटू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2। इसका मतलब ये हुआ, एक बार फिर से यहाँ समझिए, यही हमारा समीकरण था। तो इस समीकरण में जो इस तरफ था तो इस तरफ हमारा गुणनखंड कितना है, दो ही गुणनखंड है, एक है x + 1 दूसरा है 3x - 2, तीसरा गुणनखंड नहीं है। तो दो वैल्यू हम लोग पुट कर दिए तो वहां से दो वैल्यू आ गया, लेकिन अब तीसरा वैल्यू कुछ भी हम पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर ऐसा स्थिति आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में तो खुद से अपने से कोई जो वैल्यू आपको आसान लगे, आप कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं हम 1 पुट करेंगे, कर सकते हो, कोई कहेगा नहीं हम 5 पुट करेंगे, कर सकते हैं। तो हम लोग को आसान वैल्यू लग रहा है x = 0। तो x = 0 इसमें पुट किए तो यहाँ 0 पुट करिएगा तो ये -5 हो जाएगा, लिख दिए। यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, b इंटू 0 पुट करेंगे तो -2 और यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस c इंटू 0 पुट करेंगे तो -2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू a -2b -2c। अब आप ये बताइए कि हम लोगों को वैल्यू किसका चाहिए, a का वैल्यू तो निकल गया और c का वैल्यू भी निकल गया, तो हम लोगों को b का वैल्यू चाहिए। तो -2b को इधर लाइए, -2b इज इक्वल टू a -2c और ये -5 उधर जाएगा +5। ये -2b को इधर लेके आ गए, a को छोड़ दिए, -2c को छोड़ दिए, -5 उधर गया तो +5 हो गया। तो 2b बराबर a का वैल्यू कितना है देखिए, -27/25 -2 इंटू c का वैल्यू कितना निकला था, c का वैल्यू निकला था -8/5, तो -2 इंटू -8/5 और ये +5। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू -27/25 वैल्यू दे दिए, -2 को जो करते हैं छोड़ दिए, c के जगह पर -8/5 और +5। तो यहाँ से आ जाएगा 2b इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, ये 25 और यहाँ 5 है, तो एलसीएम आ जाएगा 25। तो 25 से यहाँ डिवाइड करिएगा तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -27, ये माइनस और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 8 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 16, और 16 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 प्लस 125।
इसको नोट करिए। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। जो c का वैल्यू हमारा था -2 इंटू, जो c का वैल्यू हमारा निकला था, ध्यान दीजिएगा, पीछे आप देख लीजिएगा बैक करके वीडियो को, वो c का वैल्यू जो निकला था वो था +8/5 और गलती से यहाँ लिखा गया -8/5। ये +8/5 होगा और अब ये 2 × 8 तो -16 हो जाएगा और -16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -18। तो 2b = -80 और -27 ये ऐड होगा पहले, तो -107 + 125 डिवाइडेड बाय 25, तो = अब बताइए कि 125 में से 107 घटेगा तो 18/25, तो b = अब ये 2 से 18 कटेगा 9/25, तो b का वैल्यू निकल गया 9/25। इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर c = +8/5 था, माइनस नहीं था, तो +8/5 देने पे b = आ गया 9/25। इसको नोट करिए। चलिए, तो अब जो हमारा फ्रैक्शन था, जो परिमेय फलन था, वो किस रूप का था? तो वो था 3x - 5 डिवाइडेड बाय 3x - 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर = क्या था यहाँ a/3x - 2 और a का वैल्यू निकल गया -27/25 बाई 3x - 2 प्लस b/x + 1, तो b का वैल्यू कितना निकला है 9/25 प्लस 9/25 बाई x + 1 और प्लस था c/x + 1 का होल स्क्वायर, तो c का वैल्यू निकल गया 8/5 x + 1 का होल स्क्वायर, यही ना आया। तो I = अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसी के जगह पर ये हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा -27/25, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dx/3x - 2 प्लस 9/25 बाहर है, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dx/x + 1 प्लस 8/5 ये कांस्टेंट है। तो बताइए कि 8/5 जब बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा dx/x + 1 का होल स्क्वायर, तो बटा में जो x + 1 का होल स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1 का पावर -2 dx। अब ये कौन से फॉर्मूले पर आ गया -27/25, ये आ जाएगा dx/x, तो dx/x का होता है log x, तो log 3x - 2 डिवाइडेड बाय x के गुणांक से यहाँ डिवाइड होगा 3 प्लस 9/25 dx/x log x + 1 प्लस 8/5, ये कौन से सूत्र पर आ जाएगा? ये आ जाएगा x के पावर n पे, तो x + 1 का पावर n का क्या होता है n + 1, तो -2 + 1 अगर करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय -1 + c, ये कटेगा 3 से 9 बार, तो I = -9/25 log 3x - 2 प्लस 9/25
log x प्लस 1 और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस 8/5 और x प्लस 1 का पावर माइनस वो नीचे आएगा 1/x प्लस 1 प्लस c और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15, मतलब 11 से 15 तक इसी के टाइप का सारा सवाल है। उसको बनाइएगा और आपका जो होमवर्क हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सरसाइज 19.13 का 6 तक हो गया, 7 to 15। इसको बनाइएगा और जो डाउट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।